हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर 2 यानी कि अम्ल क्षारक एवं लवण में। इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर की कुल 4 वीडियो बनाई हैं। ये पहला वीडियो है। इस पहले वीडियो में हम अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या अम्ल अम्ल हम क्षार के बारे में ही पढ़ेंगे खाली, और सूचक के बारे में पढ़ेंगे कि सूचक क्या होते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। पहले इतना समझ लो। ऐसे कुछ पदार्थ होते होंगे जिनका स्वाद खट्टा होता होगा, तो वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। और एक लिटमस पेपर होता है, इसे सूचक कहते हैं। सूचक के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। लिटमस पेपर होता है, जैसे मान लिया मैंने ये लिटमस पेपर है और ये नीला लिटमस पेपर है। यदि हम नीले लिटमस पेपर का यानी कि इस पर अम्ल डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा। इस डेफिनेशन का मतलब यही है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगर ये नीला लिटमस पेपर है और इस पर हम अम्ल डालते हैं तो ये लाल हो जाएगा अम्ल के प्रभाव से। तो अम्ल के एग्जाम्पल देखते हैं कुछ अम्ल के। तो अम्ल के एग्जाम्पल हैं HCl भी एक अम्ल है, HNO3 भी एक अम्ल है, H2SO4 भी एक अम्ल है, HCOOH भी एक अम्ल है, CH3COOH भी एक अम्ल है, और आदि और भी कुछ हो सकते हैं। मैंने तो ये एग्जाम्पल लिए हैं। ये अम्ल है। अम्ल के बारे में समझ गए। अब देखते हैं कि अम्ल होते कितने प्रकार के हैं। तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं अम्ल। पहला होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल के बारे में समझते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित होकर हाइड्रोनियम आयन अधिक देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब इसको समझ लो। वे अम्ल ऐसे भी अम्ल होते हैं कुछ जिन्हें हम जल में डालते हैं और वो पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, यानी कि आयनित होने का मतलब पूरी तरह उसमें मिल जाते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं ना कुछ, जिसे हम जल में डालते हैं तो वो गाद के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। पर जो प्रबल अम्ल होते हैं वो ऐसा नहीं होते। वो जल में डालते ही सार पूरी तरह उसमें जल में घुल जाते हैं। तो ऐसे अम्ल जो पूरी तरह जल में आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और प्रबल अम्ल जल में डालते ही H+ आयन उत्पन्न कर देते हैं। H+ आयन उत्पन्न कर देते हैं। इसी कारण ये प्रबल अम्ल होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में H+ आयन उत्पन्न कर देते हैं। और इन्हीं H+ आयनों के कारण इस अम्ल में विद्युत का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, मतलब विद्युत प्रभाव चल जाता है। धारा जो है, इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है। प्रबल अम्ल समझ गए। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है HCl जो है एक प्रबल अम्ल है। H2SO4 भी एक प्रबल अम्ल है। HNO3 भी एक प्रबल अम्ल है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर प्रबल अम्ल के ये तीन जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं। प्रबल अम्ल समझ गए। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं या फिर मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब देखते हैं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। अम्ल का पहला प्रकार हमने समझ लिया, प्रबल अम्ल। अब देखते हैं कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित न होकर हाइड्रोजन आयन कम देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन है। तो ऐसे अम्ल जिन्हें हम जल में डालते हैं और पर वे जल में डालते हैं, जल में डालने के बाद वो हाइड्रोजनियम आयन जो होते हैं वो कम देते हैं, यानी कि H+ आयन जो है कम उत्पन्न करते हैं जल में डालने के बाद। तो वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। समझ गए। दुर्बल अम्ल वे होते हैं जिन्हें हम जल में डालते हैं और वो पूरी तरह उसमें मिलते नहीं है, गाद के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। जैसे जल में गाद नीचे बैठ जाती है ना, ऐसे ही जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो गाद के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, पूरी तरह उसमें घुलते नहीं हैं, पूरी तरह वियोजित नहीं होते हैं, पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं। और जब पूरी तरह आयनित नहीं होंगे तो हाइड्रोजनियम आयन कम देंगे, और पूरी तरह आयनित हो जाएंगे तो हाइड्रोजनियम आयन जो होंगे वो ज़्यादा देंगे। तो दुर्बल अम्ल समझ गए, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह घुलते नहीं हैं, पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं। और प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। दुर्बल अम्ल के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे HCN एक दुर्बल अम्ल है। CH3COOH ये भी एक दुर्बल अम्ल है। और HCOOH ये भी एक दुर्बल अम्ल है। सॉरी दोस्तों,
ये यहाँ पर जो मैंने परवलम, नहीं नहीं नहीं, सही 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 सही। आगे देखते हैं। अम्ल समझ गए। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अम्ल का मतलब होता है वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल के बारे में आप पूरा समझ गए। अब देखते हैं कि क्षारक क्या होते हैं। तो क्षारक वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। आप कोई चीज़ खाओगे और आपको कड़वी लगी तो वह क्षारक है। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षारक कहलाते हैं। बहुत आसान है। तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब ये क्या है, अब इसे समझो। जैसे ये कॉपी रखी है, ये कॉपी लाल लिटमस, इसका जो पेपर है ये वाला, इसको मान लो ये लाल लिटमस पेपर है। यदि हम इस लाल लिटमस पेपर पर क्षारक डालते हैं तो ये लाल लिटमस पेपर जो होता है वो नीला हो जाएगा। लाल से इसका कलर चेंज हो जाएगा, नीला हो जाएगा, यदि ये लिटमस पेपर है तो। लिटमस पेपर पर, लाल लिटमस पेपर हम क्षारक डालते हैं तो वह नीले हो जाते हैं। समझ गए। क्षारक क्या होते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है NaOH, ये भी एक क्षारक है। KOH, ये भी एक क्षारक है। CaOH का होल ट्वाइस, ये भी एक क्षारक है, आदि। यानी कि और भी कुछ क्षारक हो सकते हैं, मैंने तो ये एग्जाम्पल लिए। अब देखते हैं कि क्षारक होते कितने प्रकार के हैं। जैसे हमने अम्लों को समझा था, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक, नहीं, अम्लों को समझा था, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ऐसे ही क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो पहले देखते हैं कि प्रबल क्षारक क्या होते हैं। तो क्षारक दो प्रकार के होते हैं। प्रबल क्षारक, पहले देखते हैं कि प्रबल क्षारक क्या होते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित, यानी कि वियोजित का मतलब होता है मिलना, वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH माइनस हाइड्रोक्साइड, जो अम्ल होते हैं वो जल में H+ आयन उत्पन्न कर देते हैं, और जो आपके क्षारक होते हैं वो जल में OH- आयन उत्पन्न कर देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे हमने अम्ल में समझा था, जो प्रबल अम्ल होते हैं वो जल में डालते ही H+ आयन उत्पन्न कर देते हैं बहुत बड़ी संख्या में। ऐसे ही ये प्रबल क्षारक है। जो प्रबल क्षारक होते हैं वो जल में डालते ही OH- उत्पन्न कर देते हैं। इनमें डिफरेंस बस इतना है, जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, और जो ये आपके क्षारक होते हैं ये OH- आयन देते हैं। तो प्रबल क्षारक वे होते हैं जो जल में डालते ही OH- आयन उत्पन्न कर देते हैं और जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, गाद के रूप में नहीं बैठते हैं। जो प्रबल क्षारक होते हैं वो गाद के रूप में नहीं बैठते हैं। प्रबल क्षारक का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaOH प्रबल क्षारक है एक, KOH ये भी एक प्रबल क्षारक है, आदि। यानी कि और भी कुछ प्रबल क्षारक हो सकते हैं। अब देखते हैं कि दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। दुर्बल क्षारक वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित, वियोजित का मतलब टूटना, वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। इसे समझ लो, ये भी बिल्कुल आसान है। जैसे हमने देखा था दुर्बल अम्ल के बारे में, ऐसे ये दुर्बल क्षारक है। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। ऐसे भी कुछ क्षारक होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, यानी कि जल में पूरी तरह नहीं मिलते हैं, गाद के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसे जो क्षारक होते हैं जो गाद के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल का मतलब कमजोर। जो कमजोर क्षारक होगा वो जल में पूरी तरह नहीं मिल पाएगा। ऐसी फंडा था आपका अम्ल का, जो कमजोर अम्ल होगा वो जल में पूरी तरह नहीं मिल पाएगा। सेम है। तो दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षारक के कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका AlOH का होल थ्राइस, ये आपका क्षारक है, दुर्बल क्षारक है यानी कि। और NH4OH ये भी आपका दुर्बल क्षारक है, आदि। यानी कि और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्षारक समझ गए, अम्ल समझ गए, आगे देखते हैं। अम्ल क्षारक समझ गए। अब देखते हैं कि इनके गुणधर्म क्या होते हैं। अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म। जब ये प्रोडक्ट हैं तो इनके कुछ गुण भी होते होंगे, तो इनके गुणधर्मों को समझते हैं। तो पहले देखते हैं कि अम्ल के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, फिर देखेंगे कि अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, फिर आ जाएंगे क्षारक पर, क्षारक के भौतिक गुणधर्म को देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो अम्ल से स्टार्ट करते हैं और अम्ल के भौतिक गुणधर्म को देखते हैं। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है फिजिकली, जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे गुण जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्राई कर लेते हैं, अपना मतलब यूज़ करके देख लेते हैं, भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। बहुत आसान है।
तो अम्ल के पहला भौतिक गुणधर्म है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आप जानते ही हैं अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये कोई मैंने मान लिया नीला लिटमस पेपर है, इस पर हम अम्ल डालेंगे तो ये लाल हो जाएगा। तो ये दो गुण इसके भौतिक गुणधर्म है अम्ल के। अब अम्ल के रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। अम्लों के भौतिक गुणधर्म समझ लिए, अब देखते हैं कि अम्लों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। अम्लों में मुख्यतः 3 रासायनिक गुण हैं। अम्लों के 3 मुख्यतः रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो अम्ल के पहला रासायनिक गुणधर्म समझते हैं। पहला इसका अम्ल का गुण है रासायनिक गुण धातु के साथ अभिक्रिया, यानी कि समझते हैं कि धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्या करता है, आगे क्या बनाता है। तो अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं सॉरी यदि हम अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जरूर मुक्त करते हैं। समझ गए? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला गुणधर्म है धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जरूर मुक्त करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो हमने क्या देखा अभी, धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो Na एक धातु है, Na क्या है, एक धातु है, और ये HCl जो है ये आपका एक अम्ल है। HCl क्या है, एक अम्ल है। तो इसके हम जब धातु की अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस, मतलब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज हो गई। हाइड्रोजन गैस हमने निकाल दिया, यानी कि H2 निकला है। अब बचा क्या, H2, तो H तो गया, NaCl बचा, तो NaCl यहाँ बन गया। ये आपकी हो गई इक्वेशन। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। के यानी कि पोटेशियम क्या है, धातु है। HCl क्या है, एक अम्ल है। तो जब हम धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज होती है। तो हमने पहले हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। इसकी बैलेंसिंग करना चाहोगे तो कर लेना, यहाँ 2 लगा देना। यहाँ 2HCl हो गए, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग हो गई। अब इधर Cl जो हो गए वो 2 हो गए, तो इधर भी Cl 2 करने पड़ेंगे, इधर 2 कर दिए। Na इधर 2 हो गए, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, तो ये बैलेंसिंग हो गई पूरी। तो KCl हाइड्रोजन गैस हमने निकाल दी। अब बचा क्या, हाइड्रोजन तो गया, K और Cl बचा, तो यहाँ एरो के इधर KCl बन जाएगा, प्लस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा बीच में। समझ गए? बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो कर लो। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो इधर मैंने 2 लगा दिया। अब इधर Cl भी 2 हो गए, इधर भी Cl 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया। K इधर 2 हो गए, इधर 2 करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया। बैलेंसिंग हो गई आसानी से। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि धातुएं जो होती हैं, यानी कि अम्ल जो होते हैं, वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज करते हैं। समझ गए? अब देखते हैं आगे इसका आगे वाला गुणधर्म। हमने अम्ल का पहला रासायनिक गुण समझ लिया। पहला रासायनिक गुण क्या था, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। और दूसरा इसका रासायनिक गुण है धातु कार्बोनेटों की अम्ल के साथ अभिक्रिया, कार्बोनेटों की तथा हाइड्रोजन कार्बोनेटों की। पहले समझ लेते हैं कि धातु कार्बोनेट का मतलब क्या है। जैसे ये है लिखा हुआ है आपका धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट का मतलब है, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, और धातु आप कुछ भी लगा सकते हैं, Na, K, Mg, Ca, कुछ भी लगा सकते हैं। तो धातु कार्बोनेट समझ गए। अब देखते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3। और आप इसका आगे कोई धातु लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, जैसे Na, Mg, Ca, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा और ये धातु कार्बोनेट हो जाएगा। समझ गए? धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। अब देखते हैं कि ये इसका रासायनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो अम्ल धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, लवण तथा जल उत्पन्न करते हैं। बड़ा ही आसान है। जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया है Na2CO3 प्लस HCl।
Na2CO3 क्या है, धातु कार्बोनेट है, और HCl क्या है, एक अम्ल है। तो हमने क्या पढ़ा है, अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और H2O बनाते हैं। तो यानी कि इधर क्या क्या बनेगा, एक तो CO2 बनेगी, CO2 H2O, ये तो पक्का बनेगी। अब बीच में देख लो यहाँ क्या क्या रह गया, तो यहाँ बनेगा आपका NaCl, लवण। लवण क्या है, NaCl होता है। तो एग्जाम्पल ये रहा आपका, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है GnCO3 प्लस HCl। GnCO3 क्या है, धातु कार्बोनेट है, और HCl क्या है, एक अम्ल है। तो जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ये जो अभिक्रिया होगी, तो इसमें CO2 निकलेगी और H2O निकलेगा। बचा क्या, CO2 गया, H2O गया, तो बचा क्या, Cl बचा और Gn बचा, तो GnCl। नहीं सॉरी, ZnCl, मुंह से Gn निकल रहा है, सॉरी, समझ गए। तो इसका फॉर्मूला ये बन कर तैयार हुआ है, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, एरो अम्ल प्लस CO2 प्लस H2O, यानी कि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और H2O बनाते हैं, समझ गए। अब देखते हैं कि अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या कर। तो दोस्तों, अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके वही प्रोडक्ट बनाते हैं जो कार्बोनेट के साथ बनाते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो आपका इसमें भी लवण बनेगा, CO2 बनेगी और H2O बनेगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया है CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है, एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ऊपर के लिखा हुआ है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यह है एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अम्ल ले लिया HCl, अभिक्रिया करके क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा। तो हम यहाँ CO2 निकाल देते हैं और H2O निकाल देते हैं। अब बचा लवण। लवण क्या है, इसमें लवण क्या होता है, इसकी अभिक्रिया करके क्या लवण बना सकते हैं, इमेजिन करो, क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा। लवण क्या होता है, CaCl2, इसे अभिक्रिया करके CaCl2 एक लवण बन सकता है। ये आपका CO2 है, ये H2O है, समझ गए। ये क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये एक अम्ल है, समझ गए। अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने अगला एग्जाम्पल भी ले लिया है, ये है आपका NaSCO3। ये क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये HCl अम्ल आ गया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या आ गया। अब अभिक्रिया करके क्या बनेगा, लवण बनेगा, CO2 बनेगी और H2O बनेगा। तो हम पहले CO2 निकाल देते हैं और H2O निकाल देते हैं। बचा क्या आपका, अब क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो हम जानते हैं कि ये रिएक्शन इससे अभिक्रिया करके क्या लवण बना सकती है, तो NaCl ही बना सकती है, क्योंकि NaCl एक लवण होता है। तो यहाँ पर प्लस NaCl। बैलेंस आप कर लेना, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बैलेंस आप कर लेना। तो समझ गए, अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और CO2 बनाते हैं, और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके भी लवण, जल और CO2 बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्म समझ लिए। पहला, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और लवण बनाते हैं। दूसरा, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और CO2 बनाते हैं। अब तीसरा गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म समझते हैं इसका। तीसरा है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। बहुत आसान है। धातु ऑक्साइड कोई धातु होगी, जैसे Na, Mg, CaAl, कुछ भी हो सकता है। ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन, उस धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होगी तो वह धातु ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया है CaO एक क्या है, धातु ऑक्साइड है। क्यों है धातु ऑक्साइड, क्योंकि ये Ca जो है धातु है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये धातु ऑक्साइड है। और अम्ल ले लिया है HCl। तो ये फॉर्मूला बना हुआ है आपका, ये फॉर्मूला पैटर्न है, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, एरो लवण प्लस जल, यानी कि धातु ऑक्साइड होगा और अम्ल होगा तो आपका लवण बनेगा और जल बनेगा। तो पहले हम जल को निकाल देते हैं, इसमें से जल को निकाल देते हैं। तो जल क्या होता है, H2O। अब बचा क्या, अब बचा लवण। तो लवण क्या बन सकता है इस रिएक्शन में, लवण बन सकता है Ca और Cl। H2O तो गया, H भी गया और ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी गया और ऑक्सीजन भी गया, ये भी गया और ये भी गया। तो बचा क्या, C और Cl बचा।
तो यहाँ बनेगा आपका CaCl2। ये आपका लवण है, ये जल है, ये धातु ऑक्साइड है, ये अम्ल है। पहला एग्जाम्पल समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया है MgO प्लस HCl। MgO क्या है? एक धातु ऑक्साइड है। HCl क्या है? एक अम्ल है। तो इसके अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। तो लवण, पहले जल निकाल देते हैं। H2O गया, यानी कि H भी गया और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी गया और ऑक्सीजन गया, तो बचा क्या? MgCl, यानी कि MgCl2। बैलेंस यहाँ पे इनकी कर देना। तो हमने धातुओं के, यानी कि हमने अम्लों के 3 रासायनिक गुणधर्म समझ लिए। पहला था धातुओं के साथ अभिक्रिया, दूसरा था धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, और तीसरा ये वाला है आपका धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब क्षारक के बारे में पढ़ते हैं। अम्लों के हमने भौतिक गुणधर्म भी समझ लिए, रासायनिक गुणधर्म भी समझ लिए। अब हम क्षारकों के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों को समझेंगे। तो पहले क्षारकों के भौतिक गुणधर्म को समझते हैं। तो क्षारकों के क्या भौतिक गुणधर्म होते हैं? पहला है क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला क्या है? क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपको ऐसा पदार्थ खाओ जो कड़वा हो तो वह क्षारक है। दूसरा देखते हैं, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जो क्षारक होते हैं, मैंने मान लिया ये लाल लिटमस पेपर है, अगर हम इस पर क्षारक डालेंगे तो ये लाल लिटमस इस पेपर को नीला कर देगा। अगर ये लाल लिटमस पेपर है तो ये लाल लिटमस पेपर है तो ये इसे नीला कर देगा। क्षारक जो है डालते ही इस पेपर को नीला कर देगा। क्षारक के भौतिक गुणधर्म समझ लिए। अब क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझते हैं, जैसे हमने अम्लों के समझे थे। क्षारकों के भौतिक गुणधर्म समझ लिए, अब क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म समझते हैं। क्षारकों के मुख्यतः 2 रासायनिक गुणधर्म होते हैं। जो क्षारक होते हैं इनके 2 रासायनिक गुणधर्म होते हैं, मुख्यतः 2। तो समझते हैं। पहला क्या है? पहला है धातु के साथ अभिक्रिया। जैसे हमने अम्लों के रासायनिक गुणधर्म समझे थे, ऐसे हम क्षारकों के समझेंगे। क्षारकों का पहला रासायनिक गुणधर्म है अम्लों के, धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्षारक जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे अम्ल करते थे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न, ऐसे ही जो है क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ये आपका पैटर्न है, धातु प्लस क्षारक, यानी कि क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल है। तो ये एक धातु है, इसके अकॉर्डिंग ये एक क्षारक है, NaOH एक क्षारक है। तो अभिक्रिया करके क्या बनेगा? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो पहले हम हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। अब क्या बनेगा? यहाँ बनेगा आपका सोडियम जिंकेट, यानी कि Na2ZNO। ये है आपका सोडियम जिंकेट, ये आपका लवण बनेगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। क्षारकों के मुख्यतः 2 रासायनिक गुणधर्म हैं, जिसमें से हमने पहला तो समझ लिया। अब दूसरा समझते हैं। दूसरा इसका क्षारक का रासायनिक गुणधर्म है अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। ये क्या है समझते हैं। अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जो क्षारक जो होते हैं वो लवण और जल बना देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, ये CaOH का होल ट्वाइज, ये एक क्षारक है आपका, और ये एक अधात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड क्यों है? ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन और अधात्विक का मतलब होता है अधातु। तो ये अधातु कार्बन इसके साथ अधातु जुड़ी हुई है, तो ये अधात्विक ऑक्साइड है। क्या बनेगा? क्या आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल बनेगा प्लस लवण बनेगा। तो पहले जल निकाल देते हैं इसमें से। जल निकल गया, अब बचा क्या? यानी कि H2O सारा निकल गया, H और O इधर से ख़त्म हो गया। तो बचा क्या अब आपका? अब इधर बनेगा लवण। क्या होता है? CaCO3। ये आपका लवण बनेगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने अम्ल और क्षारक समझ लिए, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी समझ लिए। अब देखते हैं कि ये सूचक क्या होता है। अब सूचक के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही आसान है। तो वे पदार्थ जो किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन प्रकृति को निर्धारित करते हैं सूचक कहलाते हैं। सूचक 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले ये समझ लो कि निर्धारित करने का चक्कर क्या है इनका।
निर्धारित करने का मतलब ये है, जो सूचक होते हैं वो किसी प्रोडक्ट को यूज़ करके ये बताते हैं कि वह अम्ल है या क्षार है। ये सूचक वे पदार्थ होते हैं जो ये सूचना देते हैं हमें कि वह अम्ल है या क्षार है किसी प्रोडक्ट से कनेक्टेड होकर। समझ गए? मैंने मान लिया ये पेपर जो है ये एक सूचक है। यदि एक सूचक है, अगर हम इस पर, और सूचक है ये लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर क्या है? एक सूचक है, और ये लिटमस पेपर है। अगर हम इस पर अम्ल डालते हैं तो हम जानते हैं कि अम्ल डालते ही लिटमस पेपर कैसा होता है? लाल हो जाता है। और यदि हम इस पर क्षारक डालते हैं तो हम जानते हैं कि लिटमस पेपर पर क्षारक डालते ही लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तो आगे गहराई से पढ़ेंगे। तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। समझ गए? सूचक सूचना देते हैं। क्या सूचना देते हैं? कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इस बात की सूचना देते हैं। तो सूचक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या होता है? वह ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति में मिलते हैं, जो हम प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी कि नेचुरल है वो। तो वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस पेपर, लिटमस क्या होता है? एक पत्र होता है, पेपर होता है, ऐसे इस तरह का पेपर होता है वो। और हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। सूचक का मतलब सूचना देते हैं, कि सूचना ये देते हैं किसी पदार्थ के यूज़ करके कि वह अम्ल है या क्षारक है। तो लिटमस पेपर और हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। आगे देखते हैं। तो देखते हैं, ये टेबल बना हुआ है, इससे समझते हैं। ये सूचक हैं आपके, प्राकृतिक सूचक हैं 2। एक हल्दी है नीचे, ऊपर लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है दोस्तों। इसका जो रंग होता है बैंगनी रंग का होता है। और हम इस लिटमस पेपर पर अम्ल डालते हैं तो ये अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है। मैंने मान लिया ये लिटमस पेपर है और इस पर हम अम्ल डालेंगे तो ये लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और क्षारीय माध्यम में यदि हम लिटमस पेपर पर क्षारक डालते हैं, कोई पदार्थ क्षारक डालते हैं, तो वो लिटमस पेपर नीला हो जाता है। समझ गए? क्षारक डालते हैं तो लिटमस पेपर नीला हो जाता है, और अम्ल डालते हैं तो लिटमस पेपर लाल हो जाता है। अब देखते हैं हल्दी कैसे बिहेव करती है। तो हल्दी का रंग हम जानते हैं कि पीला होता है। यदि हम हल्दी पर अम्लीय पदार्थ डालें कोई, तो हल्दी जो है पीली थी पहले, तो पीली ही रहेगी। अगर हम इस पर अम्ल डालेंगे तो पीली रहेगी। यदि हम हल्दी पर क्षारक डालते हैं तो वह लाल कलर या भूरे कलर में बदल जाएगी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप को समझते हैं। सूचक 2 प्रकार के होते हैं ना, पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक। पहला सूचक हमने समझ लिया, प्राकृतिक सूचक। अब देखते हैं कि संश्लेषित सूचक क्या होते हैं। तो वे सूचक जो प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे सूचक जिन्हें हम मानव बनाते हैं, जो कृत्रिम होते हैं, जो मानव द्वारा बनाए गए होते हैं, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। जैसे फिनोफ्थिलीन एक संश्लेषित सूचक है, मेथिल ऑरेंज ये भी एक संश्लेषित सूचक है। तो देखते हैं कि ये बिहेव कैसे करते हैं, अम्लीय माध्यम में बिहेव कैसे करते हैं और क्षारीय माध्यम में कैसे बिहेव करते हैं। तो देखते हैं कि संश्लेषित सूचक जो होते हैं वो अम्लीय माध्यम में कैसे व्यवहार करते हैं। तो जैसे फ्लोफ्थिलीन है, फ्लोफ्थिलीन एक संश्लेषित सूचक है, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया सूचक है। तो जो फ्लोफ्थिलीन का रंग होता है वो रंगहीन होता है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता। यदि हम फ्लोफ्थिलीन पर अम्ल डालते हैं तो वह रंगहीन ही रहता, यानी कि फ्लोफ्थिलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन ही रहता। यदि फ्लोफ्थिलीन को पर क्षार डालते हैं तो वह गुलाबी हो जाता है, रंगहीन से गुलाबी हो जाता है। क्षारीय माध्यम में फ्लोफ्थिलीन गुलाबी हो जाता है। अब देखते हैं कि मेथिल ऑरेंज कैसे व्यवहार करता है। मेथिल ऑरेंज एक संश्लेषित सूचक है। यदि हम मेथिल ऑरेंज पर अम्ल डालते हैं तो मेथिल ऑरेंज लाल हो जाता है, और यदि हम मेथिल ऑरेंज पर क्षारक डालते हैं तो मेथिल ऑरेंज पीला हो जाता है। ये बात याद रखने की है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। और मैंने इस चैप्टर के 4 पार्ट बनाए हैं। ये पहला पार्ट मैंने समझा दिया, आगे का जो चौथा पार्ट है उसमें मैं क्वेश्चन आंसर को डिटेल में समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।